सो हमने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में जो पढ़ा है एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। सो लेक्चर नंबर 1 में हमने सबसे पहले डेफिनेशंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। सो डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स में करंट क्या है, करंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख लिया था। करंट की कैलकुलेशन वाले पार्ट में यहाँ पर जब हम करंट डेंसिटी निकाल रहे थे पॉइंट नंबर सी में, सो ये जो पोर्शन है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन क्यू इंटू ए, ये डेल्टा भी नहीं है, दिस इज डेल्टा एक्स। और ये क्यों ऐसे होगा कि हमें यहाँ पर जो एन दिया हुआ है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है और उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर ये तो टोटल चार्ज यूनिट वॉल्यूम पर है और फिर हमने इसके वॉल्यूम से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। सो दिस इज़ द टोटल चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम। सो इसके बाद यहाँ पर सही है। सो ये जो डेल्टा बी है, दिस वाज डेल्टा बी देयर, तो डेल्टा बी की जगह यहाँ पर डेल्टा एक्स ले लेंगे। इसके बाद फिर हमने कुछ एग्जांपल्स कवर किए थे करंट निकालने के लिए, यहाँ पर देख लिए थे कि और ही चार्ज दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है, उस सर्कल में चक्कर लगा रहा है तो निकाल लिया हमने। इसके बाद इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन वाले ले लिए। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेते हैं हम लोग कितना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल क्या होते हैं ये मॉडर्न फिजिक्स में जा कर के पढ़ेंगे, अभी हमारा काम नहीं है। सो पॉजिट्रॉन का चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का, लेकिन ये प्लस में होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर हमने कुछ ऐसे एग्जांपल ले लिया कि हमें जैसे करंट दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 4 में करंट दे दिया, फिर हम करंट से चार्ज निकालना है या चार्ज से करंट निकालना है। तो यदि हमारे पास चार्ज दिया हुआ है सो करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू dq/dt ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और यदि हमें चार्ज निकालना है करंट से, देन चार्ज विल बी इज इक्वल टू इंटीग्रल I dt। तो ऐसे बता सकते हैं। सो पहले और दूसरे लेक्चर में हमने यही कंसीडर किया कि करंट क्या है और करंट को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अब इस लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है डेंसिटी के लिए। करंट हमने डिफाइन किया था, करंट को हमने लिया था स्केलर। अब हम इसी से रिलेटेड एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करना चाहते हैं जिसको करंट डेंसिटी कहते हैं। सो जैसे किसी वायर से या किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होकर के जा रही है, तो उस वायर या कंडक्टर के यूनिट एरिया से जो करंट होकर के जाएगी उसको हम लोग डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी क्या चीज़ हो गई, करंट डेंसिटी इज़ द करंट पर यूनिट एरिया। सो यहाँ हम डिफाइन करेंगे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी is the current per unit area। जैसे हमारे पास इसको डिफाइन कर लिया, सो J करंट डेंसिटी का सिंबल हो गया, वहाँ पर करंट कितना है I, सो I डिवाइड बाई A। तो ये हो गई हमारी करंट डेंसिटी। आगे देखेंगे, दिस इज जस्ट अ सिंपल डेफिनेशन। अब यहाँ पर करंट की जो यूनिट है वो तो हो गई एम्पियर और जो एरिया की यूनिट है दैट इज़ एरिया पर मीटर स्क्वायर। सेकंड, तो हमने पहले देख लिया कि ये करंट जो है डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ लिखेंगे करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, current density is a
वेक्टर क्वांटिटी। करंट को तो हम स्केलर ले रहे हैं और करंट। कुछ चीज़ें और देखते हैं हम लोग कि करंट डेंसिटी से करंट कैसे निकाल सकते हैं। सो करंट इज द फ्लक्स, अभी हम लोग डेफिनेशन पार्ट ले रहे हैं। करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी से हम इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। अभी समझते हैं सबका क्या मतलब होता है। सो फ्लक्स अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, अभी हो सकता है कि आप फ्लक्स नहीं जानते हो, हमारा कोई काम नहीं पड़ेगा आगे। सो फ्लक्स हम लोग डिफाइन करते हैं। सो आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। किसी भी क्वांटिटी का फ्लक्स निकालने के लिए उस क्वांटिटी को उसके एरिया से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। और ये तो तब हो गया जब हमारी उस पूरे एरिया ए में करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। मान लेते हैं कि करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, तो इफ़ J इज कांस्टेंट, इफ J इज कांस्टेंट देन I इज इक्वल टू इंटीग्रल J डॉट A। यह हम इसे लिख सकते हैं कितना, J A cos थीटा। सो दिस इज J cos थीटा। सो यहाँ हो गया, चूँकि J और A कांस्टेंट सब बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा J A cos थीटा। अभी अपने को देखना है कि ये थीटा क्या चीज़ है। तो सपोज़ कि हमने यहाँ पर ये कोई एक कंडक्टर डिफाइन कर लिया, ये हमने एक कंडक्टर ले लिया। इस कंडक्टर का कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया, तो इसमें जो एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर मान लिया मैंने। सो दिस इज अवर एरिया वेक्टर ए ले लेते हैं। अब करंट डेंसिटी सपोज वो इस डायरेक्शन में, किधर भी हो सकती है, हमने मान लिया कि करंट डेंसिटी इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। सो थीटा क्या चीज़ हो गया, एरिया वेक्टर ए। अभी हमारा इनका इस तरीके से कोई काम नहीं पड़ने वाला है, जस्ट हम डिफाइन कर रहे हैं एंड जे, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो जे और ए का जो डॉट प्रोडक्ट है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे एंड ए, इट इज़ अवर करंट। सो करंट कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे कोई हमारे पास कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पर अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के मोशन हो गए। सो हर पॉइंट पर अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से एक एक पॉइंट पर करंट होगी। तो जो एक एक पॉइंट पर अंदर छोटे से छोटे क्रॉस सेक्शन में करंट है, वो तो करंट डेंसिटी है। अब आप कहना कि नहीं मेरे को तो इस टोटल इतनी एरिया में टोटल कितनी करंट है, तो ये कहलाएगी इलेक्ट्रिक करंट आई। सो यूनिट एरिया पे जो करंट है वो करंट डेंसिटी है, और टोटल एरिया पर जो करंट है दैट इज़ अवर इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी में डिफरेंस क्या हुआ कि जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है या कोई वायर है, तो आप जितना क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं उस पूरे क्रॉस सेक्शन से जितना नेट चार्ज ट्रांसपोर्ट करेगा वो तो अपने को इलेक्ट्रिक करंट बताएगा, लेकिन यूनिट एरिया से जो करंट जा रही होगी दैट इज़ अवर करंट डेंसिटी। अब हमें इसमें एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन लिखना है कि हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है। सो ये एक कंडक्टर मान लिया हमने, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ले रहे हैं, जहाँ तक ले रहे हैं वहाँ तक इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लिया मैंने। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L कंसीडर कर लिया। सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज़ L, और इस कंडक्टर के यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस B हो गया। अब कुछ एक दो इलेक्ट्रोस्टैटिक से अपने को फार्मूले पता होना चाहिए, ये अभी आप चल कर के आगे पढ़ेंगे इन इक्वेशंस को, मैं अभी आपको केवल समझा दे रहा हूँ। सो जैसे
ये कंडक्टर है, हमने इस पर पोटेंशियल लगा दिया। पोटेंशियल लगाने का मतलब है कि इस साइड कंडक्टर का प्लस चार्ज है और इस साइड ये निगेटिव है, चार्ज नहीं, यहाँ पर पोटेंशियल ले रहे हैं। सो इधर हाई पोटेंशियल है और इधर की तरफ लो पोटेंशियल है। सो जो करंट की फ्लो होगी, करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। या इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम कंडक्टर के अंदर लें, सो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये अपने को ध्यान रखना होगा। सो एक तो फार्मूला हमें ये ध्यान रखना है, ये अभी सब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया जाएगा, E इज इक्वल टू B/L। ये केवल और केवल हम तब लगा सकते हैं जब जितनी लेंथ कंसीडर कर रहे हैं उस पूरी लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। कांस्टेंट नहीं होगी तो ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा दिया जाएगा, हमारा अभी कोई काम नहीं है। V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज, तो इसका यूनिट लिखेंगे वोल्ट, और लेंथ है सो इसका यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर। सिंबल और यूनिट के लिए हम लोग दोनों एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हमें यहाँ पर एक प्री रिक्विजिट और है कि यदि हमारे पास ये रेजिस्टेंस है तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक फार्मूला हमें और समझना है, R इज इक्वल टू रो L/A, जहाँ पर ये जो रो है दैट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये हो सकता है कि आपने क्लास 10th में पढ़ा हो। अब हम लोग ओम्स लॉ लगा सकते हैं। सो फ्रॉम ओम्स लॉ, आगे ओम्स लॉ क्या होता है ये सब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी हम छोटा सा एक इक्वेशन डिराइव करना चाह रहे हैं। सो ओम्स लॉ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पर B की वैल्यू आप इस रिलेशन से देखिए, तो V की वैल्यू यहाँ से जब लिखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, E इंटू एल, और ये I है इंटू एल है, और R की वैल्यू अभी आपने डिफाइन कर लिया तो रो L डिवाइड बाई A हो जाएगा। सो यहाँ पर चूँकि हमने लेंथ L मान रखा है इसलिए इसको करेक्ट करके स्मॉल l लिख लिया जाए। सो ये स्मॉल l हो गया, E इज इक्वल टू L, तो यहाँ से L से L कट गया और I/A J हो गया। सो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू I/A इंटू रो, और हमें पता है कि I/A करंट डेंसिटी है। सो जो E आएगी, E विल बी इज इक्वल टू रो इंटू J, जहाँ पर रो जो है वो रेजिस्टिविटी है। अब आप आगे और समझ लीजिए। सो रो क्या चीज़ है, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टिविटी लिखते हैं। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करेगी तो कंडक्टर उस करंट के फ्लो को अप्रोच करेगा, तो जिस प्रॉपर्टी से वो अप्रोच करेगा दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। हम यहाँ पर इसका एक क्वांटिटी और डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी। सो लेट अस डिफाइन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब ये होगा कि कंडक्टिविटी मटेरियल या कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट फ्लो को सपोर्ट करेगी। यदि कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, और यदि कंडक्टिविटी कम है तो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होगा। जैसे मेटल्स लेते हैं, कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, निश्चित रूप से इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और ग्लास ले लेते हैं, वुड ले लेते हैं, प्लास्टिक ले लेते हैं, सो निश्चित रूप से इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, काफ़ी कम होगी। सो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। सो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दीजिए। तो आप यदि यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, सो अभी हमारे पास क्या था, E इज इक्वल टू रो इंटू J, और रो की जगह 1/सिग्मा कर दूंगा मैं, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा J/सिग्मा, या यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। सो आप यहाँ पर ये इक्वेशन ध्यान रख लीजिए।
बस इतनी चीज़ें। तो इसमें एक बात हम समझ लेते हैं कि करंट क्या है। तो हमने करंट को डिफ़ाइन किया था कि जब भी किसी क्रॉस सेक्शन से चार्ज जिस रेट से फ्लो करेगा तो चार्ज के फ्लो होने का जो रेट है दैट इज़ अवर इलेक्ट्रिक करंट। सो करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। अब हम उस क्रॉस सेक्शन के एक एक पॉइंट पर चार्ज के फ्लो होने से कितना करंट आ रहा है वो डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी इज़ द करंट पर यूनिट एरिया, जिसको मैंने लिख दिया J इज इक्वल टू I/A। फिर करंट को हमने स्केलर लिया था और करंट डेंसिटी को हम वेक्टर लेंगे। वेक्टर इसलिए कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो जिधर की तरफ चार्ज जा रहा होगा पॉजिटिव चार्ज उधर ही की तरफ इसकी और डायरेक्शन होगी। ये जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे उधर की तरफ होगी। दूसरा हमने करंट डिफाइन कर लिया। सो करंट इज़ द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। फ्लक्स क्या चीज़ होता है कि जैसे मान लेता हूँ कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालना है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया कर दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स निकालना है तो मैं इसे लिख दूंगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। इस तरीके से हमें यदि किसी भी चीज़ का फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम उस क्वांटिटी को उसकी एरिया के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो फ्लक्स इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द गिवन क्वांटिटी। तो हमें क्या डिफाइन करना है यहाँ पर J डॉट A। सो J डॉट A इज़ द फ्लक्स ऑफ द करंट डेंसिटी एंड दिस गिव्स अवर करंट। इससे ये क्या पता चल गया कि हमने जो एरिया DA लिया है उस एरिया से टोटल कितनी करंट जा रही है। इसलिए क्योंकि हमने इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने इसको डिफाइन किया था करंट पर यूनिट एरिया। तो एरिया से एरिया कट जाएगा और हमें नेट करंट मिल जाएगी। तो यदि हमारे पास आगे कंसीडर किया कि J की वैल्यू यदि कांस्टेंट है देन I विल बी इज इक्वल टू J डॉट A। अब डॉट प्रोडक्ट हम लोग आसानी से बता सकते हैं। यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं A और B तो A डॉट B हो जाएगा कितना AB cos थीटा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर क्या था J डॉट A। जो J डॉट A विल बी इज इक्वल टू J इंटू A cos थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा मैंने आपको बता दिया कि ये कोई क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर में तो एरिया वेक्टर लेंगे। कुछ जगह पर हम एरिया को वेक्टर की तरह कंसीडर करते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब आपको समझा दिया जाएगा। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमने यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन असाइन कर दिया इसके परपेंडिकुलर और इधर की तरफ उस पॉइंट पर मैंने मान लिया कि करंट डेंसिटी इस किधर की तरफ है ये सब हमें पता रहेगा, लेकिन हमने मान लिया कि वो नॉर्मल नहीं है और J और A के बीच का एंगल ले लिया। सो J और A के बीच का एंगल कितना हो गया थीटा। सो एरिया वेक्टर ले लिया और ये करंट डेंसिटी वेक्टर J ले लिया। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आ जाएगा JA cos थीटा। अब हमने आगे इसमें कंसीडर किया कि हमारे पास एक वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की एक वायर है जिसकी लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इस वायर पर हम पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं। सो इस वायर के इस एंड पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो जहाँ मैंने प्लस लिख रखा है ये हायर पोटेंशियल है और जहाँ माइनस लिख रखा है ये इसका लोअर पोटेंशियल है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया B हो गया। यदि हमने वायर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है तो वायर के अंदर क्या एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो तब नहीं होती है जब हमारा पूरा कंडक्टर सेम पोटेंशियल पर होता है। लेकिन यदि हम किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे कि उसका एक एंड हायर पोटेंशियल पर हो दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल पर हो तो निश्चित रूप से उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी और यही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगी। इस इलेक्ट्रॉन की फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे जिसकी वजह से करंट स्टार्ट होती है, जो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि हाउ करंट इज स्टार्टिंग। अब अपने को एक ये रिलेशन याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई लेंथ हमने जितना लिया। इस इक्वेशन का यूज़ केवल तब करेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे उस लेंथ में क्या हो कांस्टेंट हो। और एक दूसरा रिलेशन हमें याद रखना है R इज इक्वल टू रो L/A, ये दो प्रीरिक्विजिट है। इसके बाद हमने ओम्स लॉ लगा दिया, V इज इक्वल टू IR। यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है A इंटू L, I लिख दिया और R की वैल्यू रो L/A, L से L कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास हो गया E इज इक्वल टू I/A रो है तो E इज इक्वल टू रो इंटू J।
जहाँ पर रो इज़ आवर रेजिस्टिविटी और उसका रेसिप्रोकल हमने डिफाइन कर लिया कंडक्टिविटी से। सो कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अब इसमें आगे अपने को कुछ रिलेशन और डिफाइन करेंगे। इससे पहले हम इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लिया जाए। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने के पहले हम एक मॉडल लेंगे जिसको ड्रूड मॉडल बोलते हैं। सो आप ये ध्यान रखेंगे, वी आर स्टडिंग ड्रूड मॉडल। ड्रूड एक साइंटिस्ट का नाम है। जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और ये बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से फ्लो होती है, तो ड्रूड ने करंट डेंसिटी और करंट का रिलेशन डिराइव कर लिया। सो ड्रूड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं ये एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक मेटल है। सो हमने ये मेटल मान ली, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेटल के अंदर हमने ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ले लिया। अब यहाँ जो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका मोशन कैसा होगा? रैंडम होगा। कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर आ रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे। सो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज़ कम्प्लीटली रैंडम। सपोज हम यहाँ पर कोई एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करते हैं, ये ले लिया, तो इस सेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कम्प्लीटली रैंडम होगा, तो रैंडम मोशन है। और यदि आप कोई बैटरी नहीं लगाएंगे तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से टोटल फ्लो जो होगा वो जीरो होगा। तो नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज, नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज़ ज़ीरो। सो जब किसी भी मेटल पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए होते हैं, यदि हम उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके नहीं रखे हैं, सो उसमें इलेक्ट्रॉन अंदर फ्लो तो कर रहे होंगे लेकिन उन इलेक्ट्रॉन का नेट फ्लो नहीं होगा। यदि आप कोई भी एरिया लेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ से लेफ़्ट से राइट जा रहे होंगे, लेफ़्ट से राइट जो इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे होंगे और नेट क्या होगा, वहाँ पर चार्ज का फ्लो जीरो होगा। सो ड्रूड मॉडल में हम छोटे छोटे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखना चाहते हैं। सो पहले हम ये लेंगे कि हम जब जो है कोई भी मेटल अपने क्रिस्टल से मिल करके बनेगा, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ही कोई मेटल क्रिस्टल है और मेटल बन रहा है कहाँ से? अपने एटम से। सो एटम का ये न्यूक्लियस होगा, फिर उसके फर्स्ट ऑर्बिट होगा, इसके बाद सेकंड ऑर्बिट होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा? लास्ट ऑर्बिट होगा, इस तरीके से। सो लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये क्रिस्टल बनाएगा तो होता क्या है इस ड्यूरेशन में? एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल करके कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जैसे मान लेते हैं कि मेटल की कोई वायर है, अब वायर है ये कोई सॉलिड है, तो उसके अंदर कुछ रिपीटिंग यूनिट्स होंगे जिनको हम लैटिस बोल सकते हैं, या आप सिंपल तरीके से बोले कि मेटल जो है वो क्रिस्टल से मिल करके बना हुआ। तो जब मेटल के क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा तो मेटल का जब क्रिस्टल बनेगा एटम से कंबाइन होकर के, सो एटम कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है लास्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उसी तरीके से फ्लो करते रहते हैं जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री मोशन करते रहते हैं। सो हम यहाँ पर फर्स्ट क्या लिखेंगे?
कि व्हेन a crystal of metal is formed from atoms, then 1, 2 or 3 electrons become free. जब भी किसी मेटल के क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा तो जो लास्ट बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहते कैसे हैं? सो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो लाइक एटम्स ऑफ द गैस। एटम या मॉलिक्यूल जैसे भी गैस है, तो गैस फिर से ले लेते हैं। लेट अस ट्राई टू सी वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल इज, सो हम इस वेलोसिटी को लिख सकते हैं कितनी, √3 kT/m। हम जब ये लिखेंगे तो ध्यान रखना है कि ये वेलोसिटी जो है केवल और केवल डूड मॉडल के अकॉर्डिंग है। जैसे मैंने बताया कि डूड जो है साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहली बार बताया था कि हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस तरीके से बता सकते हैं। सो अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, और जब तक आप उसमें बैटरी अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक उनका मोशन कैसा रहेगा, रैंडम ही रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन के अंदर फोर्स लगने लगेगा। सो हम ये बता सकते हैं कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा है, सो इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, कम्प्लीटली रैंडम है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। सो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, then each electron develops a velocity opposite to the electric field, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मोशन मेटल के अंदर रैंडम मोशन कर रहे हैं। सो जैसे हमने ये मान लिया कि ये मेटल है, इस मेटल के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने मान लिया कि इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के पहले ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, मान लेते एक इधर है, एक इधर जा रहा है, एंड सपोज एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा था। अब हमने तो लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उनकी वेलोसिटी v थी। इस वेलोसिटी v से इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे थे। अब हुआ क्या कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो चूँकि इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगी। चूँकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है तो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो हर इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी पिकअप करेगा इधर की तरफ, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी पिकअप कर लिया। सो ही हमने लिख दिया कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ईच इलेक्ट्रॉन डेवलप्स अ वेलोसिटी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर डेवलप कर लिया है, यही वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी लिख लें या ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख रहे हैं।
सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी is the average velocity. Drift velocity is the average velocity of electrons, when electric field is applied. When electric field is applied. तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन जो है नेट, अभी इसके वेलोसिटी रैंडम था, इसका वेलोसिटी इधर है, इसका वेलोसिटी इधर है, इसका वेलोसिटी इधर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो टोटल जब आप लेंगे सो नेट वेलोसिटी आ जाएगी 0। किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? 0 होगी। लेकिन हम जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी डेवलप करेगा। सो जो वेलोसिटी डेवलप करेगा उसकी एवरेज वैल्यू ही क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी डेवलप्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अब हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में क्या कर रहे हैं? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव कर लेते हैं ना। सो डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो मेटल में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिराइव कर सकते हैं? सो डेफिनेटली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या करेगी? डिपेंड करेगी। सो पहले कुछ हम एजम्पशन मान लेते हैं। सो हमने मान लिया लेट यू वेलोसिटी ऑफ रैंडम मोशन, वेलोसिटी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस वेलोसिटी से अभी चल रहे हैं उस रैंडम मोशन की वेलोसिटी मैंने कितनी मान लिया? b मान लिया। एक्सेलेरेशन हम इलेक्ट्रॉन का लिख सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो एक्सेलेरेशन a और इलेक्ट्रिक फील्ड e। सो मैंने मान लिया e जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया वो e है। और एक मैं एज्यूम कर रहा हूँ a एक्सेलरेशन। आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? फोर्स लगाएगी। फोर्स लगाएगी तो उस पर एक्सेलरेशन डेवलप होगा। या अब यहाँ पर हम डेरिवेशन जरा कर लेते हैं। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास। फोर्स किसके इक्वल होता है? q इंटू ई। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? -e। सो -e इंटू ई डिवाइड बाय m। ये तो आ गया एक्सेलरेशन। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान रहे हैं। सो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड माना है कांस्टेंट। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट टाइम t। इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी डेफिनेटली पिकअप करेगा। सो उसकी वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी मैं क्यों लिख पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान लिया है। अब u तो हमें दिया हुआ है और a की वैल्यू हमने निकाल लिया है। सो a कितना है? -e इंटू टी ऊपर आ गया डिवाइड बाय m। सो दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t। अब आप ज़रा इस बात को समझिए थोड़ा सा कि हमने जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी, तो हमने जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है? u। और इस u वेलोसिटी से, जिसका मैंने अभी आपको पीछे फार्मूला लिखाया है, u इज इक्वल टू √3kT/m, वो एक अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी कैलकुलेट करने का
तरीका है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के पहले जिस भी रैंडम मोशन से इलेक्ट्रॉन चल रहा है उस रैंडम मोशन की वेलोसिटी मैंने कितनी मान लिया, u मान लिया। अब हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगने के बाद उस पर एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स उसके अपोजिट लगेगा। सो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, ये माइनस लगा दिया। माइनस इसलिए लगा दिया कि वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा था, एवरेज। सो मैं यहाँ पर एवरेज वैल्यू ले लूँगा। तो एवरेज वैल्यू लेंगे तो ये इससे एवरेज लिख दिया, ये एवरेज हो गया, माइनस ये तो कांस्टेंट है, ई बाई एम ये कांस्टेंट है, तो इनके एवरेज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर टाइम है तो एवरेज टाइम ले लिया टी। एवरेज टाइम जब तक वो चला तो हमने कोई टाइम। अब ये जो हम एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, दिस एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज़ अवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये मैंने आपको बताया है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, उसकी 0 होगी। 0 वेक्टर क्यों मैंने लिख दिया, इसलिए लिख दिया क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा, रैंडम होगा। रैंडम मोशन की वजह से किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज का नेट ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। तो चूँकि चार्ज का नेट ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है इसलिए हम ये लिखेंगे कि उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब यहाँ पर ई डिवाइड बाई एम ले लेंगे और ये जो टाइम का एवरेज वैल्यू है इसको मैं टाउ से लिख देता हूँ। सो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी हो गई कितनी, माइनस ई टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ऐसे बता सकते हैं। सो अब आप इस फार्मूले को ध्यान रखिए, आगे काम पड़ेगा हमारा। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब डेवलप होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी केवल और केवल तब डेवलप होगी जब हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप देखिए ई की वैल्यू 0 करेगी तो बी डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूँ। सो मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसकी हो जाएगी, बी डी विल बी इज इक्वल टू ई टाउ डिवाइड बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी is the average velocity developed by electron in response to the electric field. When electric field is applied to a metal, then each electron will develop a velocity opposite to the applied electric field. That average velocity is known as drift velocity. तो वही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप करेगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप करने की वजह से ही इस तरीके से हमने यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीख लिया। एक बार फिर से देखिए ज़रा क्या होता है ड्रिफ्ट। तो डेरिवेशन में हमने क्या लिया, u तो वो वेलोसिटी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रैंडम मोशन का मतलब जिस मोशन से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई किया और यहाँ पर एक्सेशन है तो एक्सेशन किसकी इक्वल होगा, a विल बी इज इक्वल टू एफ बाई एम माइनस ई बाई एम आ गया। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिख सकते हैं, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू, ए की वैल्यू कितनी लिख दिया माइनस ई बाई एम इंटू टी। फिर मैंने एवरेज वैल्यू ले लिया, ये एवरेज का सिंबल है, ये जो हमने एंगल ब्रैकेट्स लगा रखे हैं ये, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। ये एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के पहले, और यहाँ पर ये टाइम का लग लिया। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी बी डी हो गई, इसका रैंडम क्या हो गया 0 माइनस ई बाई एम इंटू टाउ हो गया। सो बी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम इंटू ई आ जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें बहुत कुछ छोटे छोटे रिलेशन निकालना सीख लेते हैं। सो पहला हमें अब इसमें जो सीखना है दैट इज़ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी एंड इलेक्ट्रिक करंट आई। सो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। सो अब आप थोड़ा सा समझिए कि जैसे हमारे पास ये जो है कोई एक वायर है, सिंप्लीफाइड डायग्राम हम बना रहे हैं, ये वायर है। वायर में मैंने क्या किया कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना बहुत आसान है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब हमने क्या सीखा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से अंदर इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी पिकअप करेगा। सो मैंने मान लिया यहाँ पर ये Vd हो गई। सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी। जब तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तब तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ऐसे ले सकते हैं। तो इधर की तरफ इसने वेलोसिटी भी क्या कर लिया, पिकअप कर लिया। ये मान लेता हूँ मैं कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो उसकी ए है, ऐसे कंसीडर किया जा सकता है। अब हमें करंट डिफाइन करना है। सो करंट तो कैसे बता सकते हैं, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम से। ये जो सेक्शन मैंने ले लिया, इस सेक्शन की लेंथ मान लेता हूँ कितना, डेल्टा एक्स। सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी Bd लिखेंगे। सो Bd एवरेज वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी, डेल्टा एक्स। मान लो यहाँ जाने का टाइम कितना हो गया, डेल्टा टी हो गया। अब ये यहाँ से टोटल कितना चार्ज ट्रांसपोर्ट हो रहा है यदि हमें निकालना है। सो चार्ज कितना ट्रांसपोर्ट होगा ये निकालने के लिए कैसे करेंगे कि इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ एच इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर मैं कैपिटल N मान लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लिया, ये आ गया। अब हमें हमेशा क्या दिया रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमें दिया रहेगा स्मॉल n। दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E डिवाइड बाई वॉल्यूम V। सो दिस इज वॉल्यूम, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। सो ये हमें दिया रहेगा, n की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू E चार्ज। लेकिन ये जो है वो नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसके वॉल्यूम से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, A इंटू डेल्टा एक्स के। सो जो डेल्टा क्यू की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, Ne, और वॉल्यूम हो गया A इंटू डेल्टा एक्स। फिर से समझिए, यदि हमें केवल और केवल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n दिया होता तो हमारा चार्ज सीधे कितना हो जाता, n इंटू ई हो जाता। लेकिन हमें n क्या दिया है, n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप इसको ध्यान रखना है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे आगे, यही हमेशा दिया रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें दिया है। सो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें टोटल वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम बहुत आसानी से करंट बता सकते हैं। सो जो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। सो यहाँ पर कितना होगा, Ne A डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो आई की वैल्यू हम यहाँ बता सकते हैं। सो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज अवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो NEA और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वाज आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई किसकी इक्वल हो गया, NEABD। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। सो आप जब करंट कब डेवलप होगा, जब अंदर चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब डेवलप होगी, जब हम उसके क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। अब हमें जब करंट आ गई तो हम यहाँ से करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। सो सिंस करंट डेंसिटी क्या हमने पढ़ा था, J इज इक्वल टू I बाई A। सो देयरफॉर J किसकी इक्वल हो जाएगा, I कितना है, NEABD डिवाइड बाई A। तो A से A हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। सो यहाँ पर J की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, J इज इक्वल टू NEBD। सो अभी अपने मान लेते हैं कि शुरू में बहुत सारी चीज़ें नहीं हम फर्स्ट गो में यदि समझ पा रहे हैं, तो बस आप ये दो फार्मूले याद रखिए, I इज इक्वल टू NEABD एंड J इज इक्वल टू NEBD, जहाँ पर N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, I करंट है और J उसकी करंट डेंसिटी है। सो अब आप ज़रा समझिए कि हमारे पास कोई भी हमारे पास एक मेटल था, उस मेटल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा दिया। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से चल रहे थे, उनके पास अपनी पहले
रैंडम मोशन की वेलोसिटी थी, इसमें से मैं फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये उसके पास पहले से वेलोसिटी है, वो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ की इधर वेलोसिटी होगी। इन सब की अपनी रैंडम मोशन की वेलोसिटी मैंने मान लिया कितनी है, v है। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से हर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ एक वेलोसिटी क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी गेन करता है, इसी एवरेज वेलोसिटी का नाम हमने क्या कर दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आप कोई भी क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उस क्रॉस सेक्शन से चार्ज का फ्लो, नेट फ्लो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया है, वेलोसिटी डेवलप कर लिया है। अब वेलोसिटी डेवलप कर लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो किसी न किसी क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, नेट ट्रांसपोर्ट जरूर हो रहा होगा। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से समझा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और लेना है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में रिलेशन निकाल लिया जाए। सो resistivity and conductivity, resistivity and conductivity। तो अभी आप देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी बताया, ई टाउ बाई एम इंटू ई, ये हमने निकाल लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जे इज इक्वल टू कितनी बताया, जे हमने लिखा एन ई बी डी, जरा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कितना हो गया, एन ई बी डी की वैल्यू हमारे पास है कितनी, ई टाउ बाई एम, यहाँ पर हो गया ये जे की वैल्यू आ गई। जरा सिंप्लीफाई कर लिया जाए इसको। तो अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एन ई इंटू ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई ये बी डी ई टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर मैंने हटा दिया है अभी, एम इंटू ई किसके इक्वल हो गया, ई के इक्वल हो गया। अब मैंने अभी पीछे पढ़ाया था जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तो ये एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम यहाँ से हटा देते हैं। सो यहाँ पर क्या लिख दिया, जे, ये पूरा कांस्टेंट है तो इसमें सिग्मा, पहले भी पीछे रिलेशन लिखाया था, आप वो रिलेशन नहीं भी ध्यान रखेंगे तो भी यहाँ से आए, तो सिग्मा जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, जहाँ पर सिग्मा कंडक्टिविटी है तो सिग्मा कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो गया, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम आ जाएगा। यहाँ पर टाउ क्या चीज़ है, एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने मोशन के दौरान बार बार एटम की क्रिस्टल से टकराता रहता है, तो दो टक्करों के बीच में जो एवरेज टाइम होता है वही उसका कॉलिजन टाइम कहलाता है। अब आप यहाँ से रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं। सर रेजिस्टिविटी मैंने आपको कितना बताया था, 1/सिग्मा, तो यहाँ पर हो जाएगा m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। सो रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी कॉलिजन टाइम पर डिपेंड करती है। अब आप जब जो है कॉलिजन टाइम, यदि कॉलिजन टाइम कैसे बदलते हैं आगे चल के सीखेंगे। तो ये दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी हैं। क्यों मटेरियल की प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं, क्योंकि हर मटेरियल में n और टाउ की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम, इसी को ये जो एवरेज टाइम बिटवीन कॉलिजन है इसी को हम रिलैक्सेशन टाइम भी लिख सकते हैं। सो कुछ बुक्स में आपको रिलैक्सेशन टाइम लिखा मिल जाएगा। तो हम इसको अपने 10+2 लेवल पर पढ़ने के लिए इसी को एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स लिखेंगे और यही हमारा रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया। तो जो कंडक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी कंडक्टिविटी होगी। दूसरा ये उसका कॉलिजन टाइम पर डिपेंड कर रहा है।
यदि आपका कॉलिजन टाइम बढ़ जाता है, कॉलिजन टाइम बढ़ जाता है का मतलब इलेक्ट्रॉन देर से कोलाइड करता है, कॉलिजन के बीच में उसको टाइम ज़्यादा लगता है। सो यदि उसका कॉलिजन टाइम ज़्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा रिलेशन और डिफाइन करेंगे, हमें यहाँ तो काम नहीं पड़ेगा लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते समय काम होगा। मोबिलिटी, मोबिलिटी तो मोबिलिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम जब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करने लगेंगे। सो ड्रिफ्ट करने लगेंगे। सो ड्रिफ्ट कब स्टार्ट किए, जब हमने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ये भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोबिलिटी। मोबिलिटी को मैं म्यू से लिख देता हूँ, तो म्यू हो जाएगा बी डी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई। दिस इज़ द डेफिनेशन। अब आप इसका यदि यूनिट लिखना चाहें तो मीटर पर सेकंड होगा, ये वोल्ट पर मीटर होगा। भी मैं आपको इन सब की यूनिट लिखना सिखा दूंगा, कैसे इनकी यूनिट हमें आगे लिखना है। ये आगे अब आप देख लो, है ना, इसको आगे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो म्यू बी डी की वैल्यू आपको मैं बता ही रखा हूँ किसके इक्वल होता है। बी डी पढ़े थे ई टाउ बाई एम, ये तो है ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से दिया हुआ है तो कट जाएगा, इसलिए मोबिलिटी किसकी इक्वल हो गई, ई टाउ बाई एम। सो इट इज़ आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। सो मटेरियल की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई, एक उसकी मोबिलिटी हो गई और दूसरी उसकी कंडक्टिविटी हो गई। सो हमने दो जो है चीज़ें पढ़ी। सो अब आप थोड़ा सा नोट लिखिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे हो रही है। हमने जब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या चेंज आया ये ज़रा समझते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन ने एवरेज वेलोसिटी डेवलप कर लिया वी डी, और हर पॉइंट पे करंट फ्लो होने लगी जे। एक एक पॉइंट पर जो करंट है वो जे है। आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी और उतनी ज़्यादा आपकी करंट होगी। इसलिए हम यहाँ पर आगे इसी के जस्ट एक मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। से ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहाँ पर जो हमारी करंट डेंसिटी है जे, ये भी किसकी प्रोपोर्शनल होगी, ई की प्रोपोर्शनल होगी। सो करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा कर क्या लिखूँगा, वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। सो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई इसकी। और यदि आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट लिख देंगे, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो इस तरीके से इन दोनों रिलेशन को आप हमेशा याद रख सकते हैं। सो हम जब भी किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन एवरेज वेलोसिटी डेवलप करेगा, वो एवरेज वेलोसिटी वी डी कहलाएगी। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उस मेटल के अंदर हर एक पॉइंट पर हमें करंट मिलेगी, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, करंट डेंसिटी जे रख दिया। अब यदि मुझको टोटल करंट निकालना है उस पूरी एरिया से, तो मैं उस एरिया से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो मल्टीप्लाई करूंगा तो आई किसकी इक्वल हो जाएगा, जे इंटू ए की इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से मैं करंट की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो यहाँ तक हमारा पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया।